सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड जितने भी बच्चे नए हैं, पहले मैं उनको बता दूं कि ये कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। यानी इससे पहले मैं 4 लेक्चर और रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिनको मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो आप चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के, जहाँ से आप अपनी फिजिक्स को बेहतर बना सकते हो। चीज़ें किस तरीके से घटित होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। विद्युत आवेश क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, ये सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, मूलभूत गणित जैसे कहते हैं, अगर वो कमजोर है तो उसके ऊपर भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जाकर भी आप देख सकते हो। तो जो अपनी फिजिकल फिजिक्स है, उसका लेक्चर नंबर 5 आज होने वाला है। इससे पहले 4 लेक्चर और रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक और चीज़, मैंने 5वां लेक्चर है ना अपलोड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। मैंने वहाँ पर गलती से जो विद्युत आवेश में विद्युत क्षेत्र का सूत्र लगाते हैं, और विद्युत जो आवेश का कूलम नियम होता है, उनका जो सूत्र होता है वो लगभग सिमिलर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैंने गलती से दूसरे फॉर्मूले का यूज कर दिया, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए उस लेक्चर को री रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आगे, और क्या किस तरीके से होता है आज अपन देखने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो अपन यही जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है, किस तरीके से ये कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे ये होता क्या है, इसकी जो परिभाषा है उसको देखेंगे, और अंत में अपन ये देखेंगे कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, किसी भी पॉइंट पी पर ले लें, और अगर वो एक्सेस पर रखा हो तो। और ये सारी चीज़ें तभी आपकी समझ में आएंगी जब आप पूरा लेक्चर अंत तक देखोगे, बड़े ही आराम से और ध्यानपूर्वक। ओके, इससे पहले आपके मन में वीडियो को देखते समय कुछ क्वेश्चन क्रिएट होंगे, जैसे कि हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इसके नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, और जो भी बोर्ड पर लिखा जाता है उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। अभी ये सब कैसे करना है, इसकी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ पर जाकर देख लें। इंट्रोडक्शन खत्म होता है और स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको मैं मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के बारे में जानकारी होगी, तो ये मान के चलिए आप, अगर नहीं भी है तो, कि केमिस्ट्री में इस तरीके से हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, इस तरीके से तत्व होते हैं। और जब ये तत्व मिलते हैं तो मिलने के बाद कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जैसे सोडियम है ना, ये इन तत्वों के नाम है। इसे सोडियम कहा जाता है, इसे नाइट्रोजन कहा जाता है, इसे ब्रोमीन कहा जाता है, इसे हाइड्रोजन कहा जाता है, इसे क्लोरीन कहा जाता है, इसे फ्लोरीन कहा जाता है, इसे ऑक्सीजन कहा जाता है। इस तरीके से ये तत्व होते हैं। ऐसे तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हो, लेकिन इस तरीके के तत्व होते हैं। हमारा जो बॉडी है वो इन्हीं से मिलके बना है। हम अड़ोस पड़ोस में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो इन्हीं तत्वों से मिलके बनी है ना। और बहुत सारे तत्व हैं, ये तत्व नहीं है, ये तो मैंने कुछ चंद 5-6 तत्व बताए। ऐसे तत्वों की संख्या बहुत है। ऐसे बहुत सारे तत्व खोज लिए गए हैं, और भी तत्व हैं जो कि अभी खोजे नहीं गए हैं, उनके ऊपर खोज चालू है। हर साल कोई नया तत्व मिल ही जाता है, तो तत्वों के ऊपर खोज जारी है। ये केमिस्ट्री के अंदर की बात है, इन पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें याद रखना है कि ये जो तत्व हैं ये मिलके आपस में कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है एक, और ये क्लोरीन है, तो ये आपस में मिल जाएंगे और इस तरीके से एक यौगिक बनाएंगे HCl। ओके, इसके अलावा जैसे ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये आपस में मिल जाएंगे तो बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये सोडियम क्लोराइड है। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, OH जैसे बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं OH। और ये H2O भी बनाते हैं, इस तरीके से H2O भी बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये अलग अलग सूत्र के फॉर्मूले होते हैं। जैसे यहाँ पर इस H2O को आपने देखा होगा, सामान्य थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो ये जल का सूत्र होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये NaCl है, ये नमक का सूत्र है, जो आपने नमक देखा है ना, उसके क्रिस्टल इसी से मिलकर बने होते हैं। तो ये इस तरीके से, जैसे हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ये मिलके क्या है, निर्माण करते हैं। जैसे लोहा देखा है, लोहे का होता है ये Fe से दर्शाते हैं, Fe यानी आयरन, है ना। Fe के कंपाउंड मिलके लोहे का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। अब समझना क्या है कि जब ये बन रहे होते हैं तो इनमें कुछ तत्व ऐसे आते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, या नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अधिक विद्युतड़ी तत्व, अधिक विद्युतड़ी तत्व,
ओके, अधिक विद्युतऋणी तत्व। तो अधिक विद्युतऋणी तत्व कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कार्बन हो गया। ये सारे जो तत्व आते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों के अंतर्गत आते हैं, विद्युतऋणी तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे तत्वों की संख्या और भी है लेकिन हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है तो यहाँ हम इनको नहीं पढ़ते। इन्हें केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है। इनका एक क्रम होता है जो आपको केमिस्ट्री वाले टीचर आपको पढ़ाते हैं, है ना। अपन ने तो केवल ये देख लिया जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन है, ये अधिक विद्युतऋणी तत्व होते हैं। अब इन अधिक विद्युतऋणी तत्वों का कार्य क्या होता है? तो जब भी ये यौगिक बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन रहा, ये क्लोरीन के साथ मिलेगा और HCl बनाएगा। तो ये बॉन्ड किस तरीके से बनता है इनके बीच में? यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर अपने पास क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और क्लोरीन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इसी को कहा जाता है बॉन्डिंग, यानी बंध निर्माण। क्या होता है? बंध निर्माण होता है। और हमारा क्या बनता है? HCl बनता है। इस तरीके से HCl बनता है ना। ऐसे ही H2O में अगर अपन देखेंगे तो ऑक्सीजन रहता है और हाइड्रोजन रहता है, और ये हाइड्रोजन रहा, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से इस तरीके से बनेगा, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से इस तरीके से बनेगा, और ये जो है यहाँ पर 2 बंधों का निर्माण होगा, यहाँ पर केवल एक बंध का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, यौगिक बनते हैं मिलकर। अब होता क्या है, जो अधिक विद्युतऋणी तत्व है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन अधिक विद्युतऋणी तत्वों में से एक है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन कैसा है? अधिक विद्युतऋणी तत्व है। तो अधिक विद्युतऋणी तत्व इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेंगे। इससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हाइड्रोजन के पास का इलेक्ट्रॉन था, जो हाइड्रोजन के नज़दीक में उपस्थित था, क्लोरीन से बॉन्ड बनाया हुआ था, क्लोरीन ने उसे थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया। इससे वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गया और बंध कुछ इस तरीके से है। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन के पास है और हाइड्रोजन से दूर है। अब अगर ऐसा देखा जाए तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट है तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन पर आएगा। अब पहले तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था तो वो उदासीन है, लेकिन अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरफ चला गया, तो इसके कारण जितना इस पर पार्शियल नेगेटिव आया है उतना ही इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है पार्शियल को, हिंदी में बोले तो आंशिक को। आंशिक यानी जो चीज़ बहुत कम हो, न्यून हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आया है, यानी बहुत कम ऋणावेश आया, और यहाँ पर बहुत कम धनावेश आया है। आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। ओके, तो यहाँ पर क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में? नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब इस तरीके से बॉन्ड बन रहे होते हैं, रसायन विज्ञान में आप इसको मेनली पढ़ते हो, कि जब इस तरीके से बॉन्ड बन रहे होते हैं तो जो क्लोरीन जैसे और भी अधिक विद्युतऋणी तत्व है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी विद्युतऋणी तत्वों में से एक है और बहुत अधिक विद्युतऋणी तत्व है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, इसको नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। अधिक विद्युतऋणी तत्व, अधिक विद्युतऋणी तत्व इलेक्ट्रॉन को बंद निर्माण के समय या बंद में, कैसे भी लिख दो, बंद निर्माण के समय अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। जिससे तत्वों पर आंशिक आवेश आ जाता है। तो क्या ये एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाली चीज़ है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपकी फिजिक्स का पार्ट नहीं है। तो मैंने इसको क्यों बताया? ताकि आप वैद्युत द्विध्रुव को समझ सको। वो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव इसी से लिंक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वैद्युत द्विध्रुव को भी समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, या आपको रटना पड़ेगा, फिर आपको पता नहीं होगा कि अपन इसका यूज क्यों कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए कि इसका यूज कहाँ पर है, ये किस तरीके से क्रिएट होता है, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। तो ये आपकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जब इस तरीके से एक तत्व है, दूसरा इस तरीके से तत्व है, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और ये थोड़ा सा इधर की ओर क्रिएट हो जाता है, तो इधर थोड़ा सा नेगेटिव आता है, इधर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है। ओके, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब मैं विद्युत द्विध्रुव की आपको परिभाषा बताऊंगा और फिर उसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो विद्युत द्विध्रुव, है ना, विद्युत द्विध्रुव। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ लिखा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक
डाइपोल। ओके, जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, तो इस कंडीशन में हमारे विद्युत द्विध्रुव का यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, उनको मैं हाईलाइट करूँगा कि दो आवेश समान हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो विपरीत प्रकृति है, प्रकृति उनकी कैसी है, विपरीत है। यानी एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश होगा, प्रकृति विपरीत है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, है ना। ये समझ में नहीं आ रही भाषा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको नोट्स में मिल जाएंगे अच्छे तरीके से लिखे हुए। यहाँ पर तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। यानी दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, तो ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, तो दोनों आवेश क्यू क्यू है लेकिन प्रकृति विपरीत है, ये प्लस है तो ये नेगेटिव है। ओके, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम है। अल्प दूरी का मतलब होता है दूरी बहुत कम है, बहुत कम है, तो इसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन क्रिएट है, थोड़ा सा भी ऋणात्मक है, थोड़ा सा धनात्मक है ना। और यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी कम है, दूरी है वो भी कम है, क्योंकि बॉन्ड निर्माण हो रहा है तो बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इनका जो आवेश है वो भी एक तो बहुत कम है, एक तो आवेश है वो भी इनका बहुत कम है। और इससे के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर भी रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी भी ज़्यादा नहीं है और इनके ऊपर जो आवेश है उसकी मात्रा भी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जब दो समान आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हो और उनकी प्रकृति विपरीत हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। नाउ मैं यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर अपना प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर अपना माइनस क्यू आवेश है और ये एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर व्यवस्थित है। इनके बीच की दूरी जो है 2a। अब 2a ही क्यों मान के चलो, मान के चलो आप कुछ भी मान सकते हो, L मान लो, D मान लो, F मान लो, कुछ भी मान के चलो, आपकी मर्जी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने 2a मान ली। इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। ओके, अब ये जो पॉइंट होगी, जो इसके समांतर लाइन जाएगी, इसे कहा जाएगा एक्सिस, और जो इससे 90 डिग्री के कोण पर इनके बिल्कुल इस तरीके से विपरीत वाली लाइन जाएगी, इसे कहा जाएगा, हाँ 2 मिनट होगा, ये इसके परपेंडिकुलर है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, या कहें तो इसको सिंधी भाषा में कहा जाता है अक्ष और इसे कहा जाता है निरक्ष, इसे कहा जाता है अक्ष, इसे कहा जाता है निरक्ष। तो मैंने मान लीजिए एक आवेश को यहाँ पर रखा, क्यू आवेश, 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 एक आवेश को यहाँ पर रखा, क्यू आवेश। तो मेरे पास क्या है, आवेश क्या है, क्यू आवेश है, और ये मैंने जगह जगह पर रखा। अब हम देखने वाले हैं जगह जगह पर बल किस तरीके से लगने वाला है। ओके, वी आर ऑल नो दैट कि जो माइनस है वो माइनस को प्रतिकर्षित करता है और प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस तरीके से करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। और ये वाला जो प्लस क्यू आवेश है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, तो माइनस इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और प्लस क्यू आवेश इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। अब ये आवेश किधर की ओर जाएगा, देखो इन दोनों का जो मान है वो बराबर है, लेकिन माइनस क्यू आवेश इसके पास में रखा हुआ है और प्लस क्यू आवेश इससे काफ़ी ज़्यादा दूर रखा हुआ है। तो जो आवेश पास में रखा हुआ है वो ज़्यादा बल लगाएगा और जो दूर रखा हुआ है वो कम बल लगाएगा। यानी कि इधर की ओर लगने वाला बल जो माइनस क्यू इसको खींच रहा है बहुत तेज़ी से खींचेगा, लेकिन ये इसको काफ़ी कम बल से ढकेलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, ये इतनी दूर है जबकि ये केवल इतनी ही दूर है, तो ये ज़्यादा पावर से अपनी ओर खींच रहा है। ओके, तो ये इस पर इधर की ओर बल ज़्यादा लगाएगा। अब यही आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो देखो प्लस क्यू आवेश इसको धकेलेगा इधर की ओर ऐसे,
और माइनस क्यू आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा इस तरीके से, ओके। प्लस क्यू उसको इधर की ओर धकेल रहा है ऐसे, और माइनस को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके पास प्लस क्यू आवेश ज़्यादा है तो इसको धकेलेगा तेजी से, जबकि ये इससे दूर होने के कारण इसको कम पावर से खींच पाएगा, तो ये आवेश इधर की ओर गति करेगा। तो यहाँ पर आवेश रखा तो भी ये इधर की ओर गति कर रहा था, और यहाँ पर आवेश रखा तो भी ये इधर की ओर ही गति कर रहा है। लेकिन वहीं आवेश को मैं यहाँ पर रख दूँ, है ना, अब वहीं आवेश को मैं यहाँ पर रख दूँ, ओके ओके। तो अब क्या होगा, ये जो द्विध्रुव है, अब ये प्लस क्यू आवेश इस पर किधर की ओर बल लगाएगा, ये प्लस इससे इधर की ओर बल लगाएगा, दूर की ओर धकेलेगा, और माइनस माइनस अपनी ओर बल लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसका परिणाम यहाँ कहीं पर निकल के आएगा, तो इसके ऊपर बल यहाँ कहीं पर लग रहा होगा, ओके। इनका परिणाम यहाँ पर निकल के आता है, ये सदिश में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश रखा है, तो ये माइनस इससे अपनी ओर खींचेगा इस तरीके से, और प्लस प्लस इसको दूर धकेलेगा इस तरीके से, तो ये आवेश यहाँ कहीं पर गति कर रहा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको आवेश को अलग अलग पॉइंट पर रख रहा हूँ तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो भी अलग अलग है। अब यहाँ पर बल लग रहा होगा वो अलग होगा, यहाँ पर जो बल लग रहा होगा वो अलग होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इधर की ओर बल लग रहा है, यहाँ पर इस पर इधर की ओर बल लग रहा है ना, यहाँ पर इस पर इधर की ओर बल लग रहा है, यहाँ पर इस पर इधर की ओर बल लग रहा है। यानी अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा, तो जो फोर्स है वो भी चेंज हो जा रहा है, यानी पोजीशन चेंज और फोर्स चेंज। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। क्या करना है, फॉर्मूला जनरेट करना है, इसके सूत्र का निर्माण करना है। अब जब हम इसके सूत्र का निर्माण करेंगे तो उसके लिए हम निर्धारित जगह पर देख लेंगे। एक तो हो सकता है कि हमारा आवेश यहाँ कहीं पर रखा हो, इस तरीके से यहाँ कहीं पर आवेश रखा हो, तो यहाँ कहीं पर आवेश रखा हो या यहाँ कहीं पर आवेश रखा हो तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा, यानी जब हमारा आवेश अक्ष पर रखा हो तो उस पर कितना बल लगेगा, इसके लिए सूत्र जनरेट करेंगे पहले। फिर अपन देख लेंगे कि अगर इस लाइन पर रखा हो, ये जो निरक्ष वाली लाइन है, ये बिल्कुल ऐसी लाइन है, इस पर रखा हो तो कितना बल लगेगा, निरक्ष पर लगेगा तो कितना बल लगेगा, ओके। और फिर अपन सूत्र जनरेट करेंगे इसका कि अगर ये यहाँ कहीं पर रखा हो, है ना, किसी भी बिंदु पर रखा हो, है ना, अक्ष पर रखा हो, निरक्ष पर रखा हो, किसी भी बिंदु पर रखा हो तो कितना बल लगेगा, यानी किसी भी बिंदु पर फिर कितना बल लगेगा, तो आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कि जब वो अक्ष पर रखा हो तो कितना बल लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ये देख लेंगे निरक्ष पर कितना बल लगेगा। फिर अपन ये देख लेंगे कि अगर वो किसी भी बिंदु पर रखा है तो उसके ऊपर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो कितना होगा। तो अक्ष पर भी देख लेंगे, निरक्ष पर भी देख लेंगे, और ये भी देख लेंगे किसी भी बिंदु पर रखा हो तो किस तरीके से। आज का जो टॉपिक रहेगा मेनली अक्ष पर रखा हो तो कितना बल लगेगा। इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर समझनी जरूरी है। अपन सभी जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को अगर मैं स्थिति परिवर्तित कर दूं तो उसके द्वारा जो लगने वाला बल है वो भी परिवर्तित हो जाएगा, है ना। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है ये एक सदिश राशि होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है ना, ये एक सदिश राशि के अंतर्गत आता है। अगर मैं इसकी दिशा परिवर्तित कर दूं तो इसके मान में भी परिवर्तन आ जाता है ना। एक प्लस क्यू आवेश ऐसा रखा हो, माइनस क्यू इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसका बल लग रहा होगा। अगर वहीं मैं इसको ऐसे कर दूं माइनस क्यू प्लस क्यू, तो फिर इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, है ना। और अगर मैं इसकी दिशा ऐसे परिवर्तित कर दूं प्लस क्यू माइनस क्यू, तो फिर इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहूँ मैं अगर इस द्विध्रुव के मान में इस द्विध्रुव की अगर मैं दिशा में परिवर्तन कर रहा हूँ, देखो ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश इस तरीके से रखा हुआ है ना। अगर मैं इसी आवेश को इस तरीके से रख तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। करके देखो, थोड़ा सा करके देखो, यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो ये माइनस इसको अपनी ओर खींच रहा होगा और प्लस इसको दूर धकेल रहा होगा, एम आई राइट, ओके। अगर इसी को मैं इस तरीके से कर दूं तो अब ये जो प्लस आवेश है ये इसको इधर की ओर धकेल रहा होगा और माइनस इसको अपनी ओर इस तरीके से खींच रहा होगा, तो आवेश इधर की ओर गति करेगा। तो जैसे ही मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, परिवर्तन आ गया, है ना। या फिर अगर मैं इस तरीके से कर दूं मेन चीज, ये रहा प्लस क्यू आवेश। एक मिनट, प्लस क्यू और माइनस क्यू। यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा और प्लस इसको दूर की ओर धकेलेगा, राइट। इस तरीके से बल इसके ऊपर लग रहा होगा इधर की तरफ। बिल्कुल सही हूँ मैं। अगर मैं अब इसकी स्थिति परिवर्तित कर दूं, माइनस क्यू को इधर कर दूं
और प्लस क्यू को इधर कर दूँ तो प्लस क्यू इसको धकेल रहा होगा, माइनस क्यू अपनी ओर खींच रहा होगा। क्योंकि प्लस पास में है तो इसको धकेल तेजी से रहा होगा। तो जैसे ही मैंने आवेश की स्थिति परिवर्तित की, यहाँ पर इस पर लगने वाले बल की दिशा में भी परिवर्तन आ गया। यानी जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी एक दिशा है, उसकी एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन से इफेक्ट डाल रहा है और बराबर डाल रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव की एक दिशा भी होती है। अब ये दिशा प्लस क्यू से माइनस की तरफ होगी या माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, क्योंकि वो तो कह नहीं सकते, द्विध्रुव तो कैसा भी रखा होता है। तो चिन्ह प्रपाटी के अनुसार इसकी जो दिशा है उसको माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लिया गया है। अब यही क्यों लिया गया? देखो, चिन्ह प्रपाटी में एक ना एक दिशा लेनी पड़ती है। हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है। हम सभी जानते हैं कि आवेश की कोई दिशा नहीं होती, दूरी की भी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि ये प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है और माइनस क्यू से प्लस की तरफ है, तो ये दिशा हो सकती है कि प्लस से माइनस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। यहाँ पर अपन दिशा को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, दिशा को यहाँ पर अपन इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मैं प्लस क्यू से माइनस की तरफ भी मान सकता हूँ इसकी दिशा को, या प्लस क्यू से माइनस क्यू मानने की तरफ, मैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ भी इसकी दिशा को मान सकता हूँ। लेकिन चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार इसे माना गया है माइनस से प्लस की ओर। केमिस्ट्री में इसे प्लस से माइनस की तरफ माना गया है। तो फिजिक्स में आपको याद रखना है कि इसकी दिशा को माना गया है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। रीजन कुछ नहीं है, किसी न किसी तरफ मानना था, माइनस से प्लस की तरफ चिन्ह प्रपाटी के नियम ने मान दिया कि जब भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम दिशा इसकी लेके चलेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ओके, तो अपन भी इसकी दिशा को लेके चलेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अब एक और चीज आती है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है? ये बड़ी ही प्यारी सी चीज है। इसे पी से दर्शाते हैं, बराबर होता है 2a इंटू क्यू। अब ये होता क्या है? ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी को 2a, कुछ भी मान सकते हो, अपन 2a मान के चल रहे हैं। 2a मानना थोड़ा आसान रहता है ना। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2a है, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास 2 माइक्रोकूलम आवेश है और यहाँ पर माइनस के 2 माइक्रोकूलम आवेश है और ये एक दूसरे से 2a की दूरी पर रखे हैं। यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम आवेश है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 1 से 2a की दूरी पर है ना। जबकि यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है और यहाँ पर माइनस के 2 माइक्रोकूलम आवेश है। ये एक दूसरे से 4a की दूरी पर है। तो क्या मेरे को ये बताओगे आप, क्या ये पहला वाला और ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला तीनों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समान है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है, जबकि यहाँ पर ये 5 माइक्रोकूलम है, ये 5 माइक्रोकूलम है। तो दोनों का आवेश क्या है? अलग अलग है। आवेश क्या है? अलग अलग है। तो आवेश अलग अलग है तो कैसे कह सकते हैं कि दोनों द्विध्रुव समान है? दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो आवेश अगर विपरीत है तो द्विध्रुव भी अलग अलग होंगे। क्या ये वाला और ये वाला, ये दोनों समान है? देखो, आवेश दोनों में समान है, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। आप बोलोगे फिर भी समान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बीच की दूरी 2a है और यहाँ के बीच की दूरी 4a है। तो यहाँ पर दूरी अलग हो गई, तो दूरी अलग हो गई तो दूरी से भी प्रभाव पड़ रहा है। दूरी को 2a मान के चल रहे हैं अपन, है ना। तो अगर दूरी दोनों के अंदर अलग अलग है तो इस हिसाब से दोनों द्विध्रुव समान नहीं होंगे। तो द्विध्रुव समान होने के लिए क्या जरूरी है? ये 2 माइक्रोकूलम है प्लस के और ये माइनस के 2 माइक्रोकूलम आवेश है। ये एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, मान के चलो यार कुछ भी, है ना। यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पर भी माइनस के 2 माइक्रोकूलम आवेश है। ये भी एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों समान है, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस भी समान है, दोनों का आवेश भी समान है ना। तो दो द्विध्रुव आघूर्ण समान हुए, फिर क्या दिक्कत है? यानी कि अगर दोनों का आवेश और दूरी ये समान है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि उनका जो द्विध्रुव है वो भी समान है। तो इनके आवेश को यानी Q को और इनकी दूरी को यानी 2a को मिलाकर एक नई राशि बनाई गई, जिसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे कैसे निकाला गया? इसकी दूरी में मल्टीप्लाई कर दिया आवेश का, Q आवेश है और दूरी 2a मान के चल रहे हैं दोनों के बीच की, इससे बना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब कभी भी हमें ये चेक करना हो कि दोनों द्विध्रुव समान है कि नहीं, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लो, दूरी का मल्टीप्लाई कर दो आवेश से। जैसे ही आप दूरी का मल्टीप्लाई आवेश से करोगे, है ना, तो पता चल जाएगा। अगर समान आ रहा है इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण समान है, और नहीं आ रहा तो
अपन कह सकते हैं। इसके नाम रखने के पीछे कोई खास वजह नहीं है, द्विध्रुव आगुड़ इसको इसी तरीके से कहा जाता है कि द्विध्रुव होता है। बाकी इसके बारे में जितनी भी नए नए राज हैं आप धीरे धीरे समय के साथ सीखते चलोगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, लेक्चर देखते चलोगे, आगे आगे धीरे धीरे क्लियर होता चलेगा। ओके, ये सब हो गया क्लियर। अब लास्ट पॉइंट बचता है कि इसके कार्ड निकालने वाला बल निकालना है, जो थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को। द्विध्रुव आगुड़ समझना बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। इसमें आपसे केवल यही पूछा जाएगा विद्युत द्विध्रुव आगुड़ होता क्या है, तो आपको परिभाषा लिख देनी है यही कि जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हों तो इसे क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आगुड़ कहा जाता है। अगर उसने पूछा इसकी दिशा किधर मानी गई है, तो -q से +q की तरफ होती है इसकी दिशा। ओके, और पूछा गया द्विध्रुव आगुड़ क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र मैंने आपको ये बता दिया। इससे ज़्यादा स्पष्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते हो q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, और a इनके बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक हो गया मीटर कूलम। ओके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। ओके, अब आता है अपना इसके कारण अच्छी स्थिति में। मैंने कहा था ना अच्छ क्या होता है, ये अच्छ होता है, ये अच्छ होता है, और ये निरच्छ होता है। तो पहले अपन अच्छ में निकालेंगे, फिर देखेंगे निरच्छ में, फिर किसी भी बिंदु पर रखा हो तो कितना बल लगेगा, तभी तो अपन देखने वाले हैं अच्छ में रखा है तो कितना बल लगेगा। तो अच्छ में रखो पहले, तो ये ले लिया अपन ने द्विध्रुव आगुड़, राइट। +q आवेश -q आवेश। ओके, ना इससे एक एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ओके, इस तरीके से इसका अच्छा है। और हम देखने वाले हैं ये जो बिंदु है P, इस बिंदु के ऊपर ये आवेश कितना विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेंगे, क्योंकि बल लगाने का काम विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र से कैसे निकाल सकते हैं अपन, उस पर बल निकाल, जैसे हमारे पास 5 कूलम आवेश रखा है, उस पर बल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस आवेश का मल्टीप्लाई कर देंगे Q × E, तो हमारे पास बल निकल आ जाएगा। F = QE सूत्र होता है, जैसे मैं पहले डिनोट करवा चुका हूँ। विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता है ना, E = F/Q, तो इससे F = क्या निकल के आया, Q × E। यही मैंने गलती कर दी थी कि कूलम का नियम लगा दिया था, है ना, पिछले लेक्चर के अंदर। ओके, कोई दिक्कत नहीं थी, गलती नहीं थी, बस मैं क्या रहा, अगर मैं उसको कमेंट में लिखता तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमेंट पढ़ते नहीं है, तो उनकी समझ में नहीं आता, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और वो विद्युत क्षेत्र निकालने की जगह निकालने वाला डायरेक्ट फोर्स निकाल के रख देते हैं, जो उनके लिए सही नहीं था। तो अपन यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे विद्युत क्षेत्र ही पूछा जाएगा। ओके, तो विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं। ओके, तो कमर पेटियां बांध लो इस बिंदु P पर, ये अक्ष पर है, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन ये मान के चलते हैं इनके बीच की दूरी 2a है। ओके, इनके जो बीच की दूरी है वो है 2a, दूरी है 2a। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इनके बीच का जो बिंदु है इस तरीके से, अब ये केंद्र है इसका, O से इसको निर्धारित कर रहे हैं। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी, क्योंकि आधे आधे भाग में बांट दिया, ये उसका केंद्र है, तो a और a टोटल दूरी होगी 2a। तो अब इस बिंदु P की दूरी इसके केंद्र से अपन r मान के चल रहे हैं, इसके केंद्र से इसकी दूरी अपन r मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, r मान के चल रहे हैं, इस तरीके से। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये बोलो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो r थी, ये यहाँ तक की दूरी तो r थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है, ये यहाँ पर लिखी हुई है a है, केंद्र से लेकर इस आवेश तक की दूरी a है, तो r + a टोटल कितनी हो गई, दूरी r हो गई। दोबारा देख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r हो गई, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a हो गई, है ना। और जब अपन इस दूरी को मिला देंगे इस तरीके से, तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो निकल आएगी, और ये क्या हो जाएगी, r + a। ओके, r + a, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r + a हो गई। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, सॉरी, इस आवेश से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, वी आर ऑल नो दैट यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, ये ऊपर लिखी हुई है,
आर मान के चल रहे हैं इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इस ए को माइनस कर दो उसमें से, है ना, ये यहाँ तक की दूरी को हटा दो, इस दूरी को हटा दो, इसको हटा दो, सीधी सी बात है। बाकी हम सभी जानते हैं ये फिर ए होगी, सॉरी आर माइनस के ए होगी। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको एक और बार समझा देता हूँ कि पूरा काम यहीं से होने वाला है। इसकी दूरी 2a मान के चल रहे हैं अपन, तो केंद्र तक की दूरी कितनी होगी, ए और ए दो भागों में बट गया। केंद्र से लेकर इस बिंदु P तक की दूरी r मान के चल रहे हैं, तो बिंदु P से लेकर Q तक की दूरी कितनी होगी। अब P से लेकर O तक की दूरी तो r है जो कि मान के चल रहे थे, फिर O से लेकर Q तक की दूरी a मान के चल रहे थे, तो P से लेकर Q तक की दूरी कितनी होगी, r प्लस a। इस r को और इस a को जोड़ दिया, है ना। अब P से लेकर O तक की दूरी कितनी थी, r थी, ये मान के चल रहे थे, और Q से लेकर O तक की दूरी कितनी थी, a थी, तो Q से लेकर यहाँ तक P तक की दूरी कितनी होगी, इस पूरे r में से इस a को घटा दो, बचेगी कितनी, इतनी दूरी जो कि r माइनस के a होगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अगर यहाँ तक अभी भी कोई दिक्कत बच रही है देन उस वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लें। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दो आवेश हैं, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। तो विद्युत क्षेत्र ये दोनों ही क्रिएट करेंगे। तो पहले देख ले रहे हैं प्लस क्यू आवेश कितना विद्युत क्षेत्र करेगा, और फिर देख लेंगे माइनस क्यू आवेश कितना क्षेत्र क्रिएट करेगा। मान लीजिए प्लस क्यू के कारण क्रिएट होने वाला विद्युत क्षेत्र F1 है और माइनस क्यू के कारण क्रिएट होने वाला विद्युत क्षेत्र F2 है। ओके, तो F1 कितना होगा, विद्युत क्षेत्र का सूत्र आप सभी जानते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सूत्र हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यानी क्या होता है, दूरी होती है। ओके, दूरी कितनी है, और यार ये बार बार ओपन हो जाती है। जो मैं अपना कैमरा वाला वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, उसमें यही दिक्कत देती है, बार बार ओपन हो जाती है और मुझे ज़रूरत भी पड़ती है, इसीलिए बंद भी नहीं करता मैं इसको। बाकी देखो दूरी, देखो तो दूरी है आर, क्या है, दूरी है आर। तो आर क्या देख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर प्लस के, आर प्लस ए दूरी का स्क्वायर। तो के हो गया, के हो गया क्यू, ये क्यू आवेश अपना बटे आर स्क्वायर यानी आर प्लस के ए का स्क्वायर। ओके, माइनस क्यू आवेश के कारण कितना क्रिएट होगा, के क्यू। अपन आवेश की प्रकृति को नहीं रखते, केवल आवेश का प्रमाण रखते हैं। मैंने आपको नियम के अंदर बताया था, आर का वर्ग, आर यानी दूरी। अब ये यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं ना, तो माइनस क्यू आवेश ये रहा, इसके कारण यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर माइनस के, ये लिखी हुई है। सब कुछ पहले से कर दिया है मैंने, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार दोबारा देख लें चीज़ें किस तरीके से घटे। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण सूत्र होता है के, तो के क्यू आवेश, तो क्यू आवेश लेके चल रहे हैं बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, आर प्लस ए। देख लो, ये रहा प्लस क्यू आवेश, ये रहा बिंदु पी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का वर्ग। ओके, माइनस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण ये रहा माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का वर्ग। बाकी के क्यू सूत्र में पहले से लगा होता है। ओके, तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। अब एक के कारण इतना विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, ये सॉरी ई है, ये देखो मैं बार बार गलती कर दे रहा हूँ, ये ई है, विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं ना अपन, ना कि बल देख रहे हैं। तो यहाँ पर E1 है, ये इसको E2 कहना पड़ेगा मेरे को, मैं F कह रहा हूँ बार बार। E1 हो गया और E2 हो गया, E1 और E2। ओके, विद्युत क्षेत्र 1, विद्युत क्षेत्र 2। तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। दोनों विद्युत क्षेत्रों को अपन ने देख लिया। ओके, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, राइट। हाँ, तो अब दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। अब दोनों के कारण टोटल विद्युत क्षेत्र कितना है उसको देखेंगे। तो टोटल विद्युत क्षेत्र कितना है उसको देख लेंगे। टोटल विद्युत क्षेत्र में क्या है, दोनों को अपन जोड़ते हैं। विद्युत क्षेत्र E1 को जोड़ेंगे और E2 को, दोनों को जोड़ेंगे अपन। अब E1 क्या है, के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये क्या है, के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं विद्युत क्षेत्र की अपनी एक प्रकृति होती है, उसकी एक दिशा होती है। अगर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, तो उसकी दिशा अलग होगी और माइनस क्यू के कारण अलग होगी। यहाँ पर जो माइनस क्यू है और जो प्लस क्यू है, उसके कारण जो दिशा है वो अलग अलग होगी, है ना। तो इनमें से एक की दिशा को अगर आप पॉजिटिव मान के चलोगे, तो दूसरी की दिशा को आपको नेगेटिव मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि प्लस क्यू के कारण मान लीजिए बाहर के विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, इसको प्लस मान के चल रहे हो, तो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है उसको आपको माइनस मान के चलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दोनों को समान नहीं मान सकते, दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ओके, अब अपन पॉजिटिव किसको मान के चलें, जो बड़ा है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, जो छोटा है उसको
नेगेटिव मान लेते हैं, इससे सवाल हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। वरना हो सकता है माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाओ, तो जो अपने पास बड़ा बल है उसको अपन प्लस मान लेते हैं और जो छोटा विद्युत क्षेत्र है उसको माइनस मान लेते हैं। ओके, ताकि बड़े में से छोटे को घटाना आसान हो। बाकी आप किसी को भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देख सकते हैं माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश पास में रखा हुआ है, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ज़्यादा क्रिएट होगा। इसीलिए अपन क्या चल रहा है, जो विद्युत क्षेत्र E1 है और E2 है, यहाँ पर माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है E2, तो E2 को अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं और E1 को अपन नेगेटिव मान के चलते हैं। इस तरीके से एक बार मैं अब दोबारा आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से घटना घटित हो रही है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्यू के कारण इतना विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है E1, और क्यू के कारण इतना विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण E1 विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, माइनस क्यू के कारण E2 विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश यहाँ पर बिंदु के पास में रखा हुआ है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, जबकि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि भाई ये प्लस क्यू आवेश दूर है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट होगा वो भी कम होगा ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र डिपेंड करता है दूरी पर। यहाँ पर लगा है ना दूरी जितनी ज़्यादा होगी विद्युत क्षेत्र उतना ही कम होगा, क्योंकि वो उसकी व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये दूर है, यानी इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र कम है, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। तो अपन क्या करते हैं, माइनस क्यू वाले विद्युत क्षेत्र को पॉजिटिव मान के चलते हैं और जो प्लस क्यू वाला विद्युत क्षेत्र है उसको नेगेटिव मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें फ़ायदा है, क्योंकि अपन ज़्यादा वाले विद्युत क्षेत्र में से कम वाले विद्युत क्षेत्र को घटाएंगे, क्योंकि एक को पॉजिटिव मानना है तो दूसरे को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। दोनों विद्युत क्षेत्र की प्रकृति अलग है, एक प्लस क्रिएट कर रहा है, एक माइनस क्रिएट कर रहा है। तो आप जो बड़ा वाला विद्युत क्षेत्र है उसको प्लस मान लो, जो छोटा वाला है उसको नेगेटिव मान लो। वरना अगर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा यही है कि हम तो छोटे वाले को प्लस मानेंगे और बड़े वाले को नेगेटिव मान लोगे, तो आप वो भी मान लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं दोनों से करके बता देता हूँ, चिंता ना करो। तो ओके, यहाँ पर देखो क्यू कॉमन आ रहा है, तो क्यू कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस के आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर 1 प्लस के आर प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। ओके, के क्यू दोनों में से कॉमन ले लिया, दोनों में के क्यू था तो दोनों में से के क्यू बाहर निकाल लिया। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी के क्यू आर प्लस ए स्क्वायर इधर पहुँच गया, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, आर माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया, है ना, और फिर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको मैं खुल के भी लिख सकता हूँ, कैसे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए कर दिया, है ना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए। यहाँ पर देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इधर की तरफ होता है ऐसे, तो ये हो गया आर प्लस ए स्क्वायर, ये पहुंच गया ना आर प्लस ए स्क्वायर, आर माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर हो गया, आर माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर हो गया, है ना, फिर नीचे का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आर प्लस ए स्क्वायर है यानी आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए, और आर माइनस ए स्क्वायर है आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए, फिर इनका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर होता है, खोल के लिख दिया, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सभी ने ये सूत्र पढ़ा होगा लगभग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इनका भी मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी का, नहीं खाता है, बाद में खा लूँगा, नहीं खाता, बाद में खा लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस के बी का होल स्क्वायर ही आपके पास निकल के आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, एक बार मैं इसको दोबारा करके बता देता हूँ। ओके, एक बार और करके बता दूँ, चिंता ना करो, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर माइनस ए आर प्लस ए, आर प्लस ए आर माइनस ए। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो निकल के आता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो आर माइनस से आर प्लस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। सिंपल सा सूत्र है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो ये आर प्लस ए आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर सूत्र होता है, आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो वही आर प्लस ए आर माइनस ए, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। यही दोबारा मल्टीप्लाई है तो वर्क कर दो, एक ही चीज़ का दो बार मल्टीप्लाई होता है, तो जो मैंने यहाँ पर करके भी बता दिया, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र बेसिक से आपको पता होंगे। वैसे ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर
प्लस के 2AR, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, फिर R माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर तो R स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2AR। ये सिंपल सा सूत्र होता है जो आप सभी को पता होगा। बाकी के क्यू रहा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2AR, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2AR। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो ये हो गया माइनस के आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर, अभी पहले से माइनस का था, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 2AR। ओके, बाकी के क्यू। अब आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का, ये दोनों आपस में बोलेंगे राम राम, प्लस माइनस, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0, प्लस के 2AR प्लस के 2AR जुड़ के हो गए प्लस के 4AR। अब यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर ए जो है दो ध्रुव के बीच की दूरी का भी आधा है, दो ध्रुव के बीच की दूरी का भी आधा है। यहाँ पर आओ, बिल्कुल बैक आओ, ये रही परिभाषा। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी दोनों द्रव्यों के बीच की जो दूरी होती है वो अल्प होती है। ये परिभाषा मैंने आपको बताया था, अल्प यानी बहुत कम होती है। तो इनके बीच की जो दूरी 2a है ये बहुत छोटी है, और यहाँ पर अपन 2a को भी नहीं लेके चल रहे, यहाँ पर तो अपन a को लेके चल रहे हैं। तो 2a ही बहुत कम छोटी दूरी है, तो यहाँ पर तो ये a है, 2a का भी आधा, ये a है 2a का भी आधा, यानी a एक बहुत कम है, जबकि यहाँ पर ये r है, ये r बहुत ज़्यादा है इनके मुकाबले। तो r तो a के मुकाबले बहुत बड़ा है, आर ए के मुकाबले बहुत बड़ा है, आर ए के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर ए को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं अपन, है ना। ये रहा अपने पास क्या है, विद्युत द्रव्य। ये आर बिंदु ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी है जो कि बहुत ज़्यादा है, और ये जो ए दूरी है ये बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। इस बिंदु पी को अपन बहुत दूर रखते हैं, ज़्यादा मतलब इस ये जो दूरी है इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे 1000 रुपये में 10 रुपया, 1000 रुपये के आगे 10 रुपया कितना छोटा है, तो आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो। वैसे 10 रुपया पर फिर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर 1000 की बात हो रही है वहाँ पर। अब किसी व्यक्ति ने आपके 1000 रुपया लौटा दिए, 10 रुपया नहीं लौटाए, तो क्या आप उसके पीछे उसकी जान लोगे क्या बच्चे की? हाँ, कुछ होते हैं चमकांडी लोग ऐसे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर का अपन होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये ए स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन ए, तो ए को नेगलेक्ट कर दिया, आर स्क्वायर था उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा था, वो अपन ने लिखा दिया। ओके, क्या निकल गया है, के क्यू बटा वो बराबर 4AR, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, के क्यू इंटू 4AR, है ना, बटे में क्या था, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर की घात 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब आर से आर की घात 4 कट गई तो क्या बचा, 4a, और नीचे बचा आर की घात 3, बचा कि नहीं। अब यहाँ पर है 4a को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2a, क्यों नहीं लग सकता, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4a आ जाएगा। क्यू मल्टीप्लाई में है तो क्यू भी मल्टीप्लाई में है, और के भी मल्टीप्लाई में, इस तरीके से के भी मल्टीप्लाई में, बटे में क्या है आर की घात 3। एक मिनट, ये 2a क्यू, ये तो कहीं पर देखा सा लग रहा है, 2a क्यू को अपन कुछ कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। हाँ, वैद्युत द्रवागुण, 2a का मल्टीप्लाई जब उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लाई आवेश में कर देते हो तो 2q ये द्रवागुण बनता है। तो अगर ये जो 2aq है इसको मैं p भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू के, तो यहाँ पर है ही 2 इंटू की, तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर 2aq को मैंने p लिख दिया, और बटे में क्या है, बटे में आर की घात 3, और ये क्या निकल के आया, ई नेट, यानी नेट विद्युत क्षेत्र। तो अच्छी स्थिति में नेट विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आ गया। अब ये विद्युत क्षेत्र, अब ये निकल के आया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप बोलोगे पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह अपने को दिख नहीं रहा, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या चीज़ को दर्शा रहा है, अपन ने पॉजिटिव कौन सा विद्युत क्षेत्र लिया था। अब आप यहाँ पर बोलोगे अपन ने पॉजिटिव वो लिया था जो बड़ा वाला था, है ना, और बड़ा वाला विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण क्रिएट हो रहा था, यानी यहाँ पर ये जो नेट विद्युत क्षेत्र निकल के आया है वो किधर की तरफ होगा, जिधर की तरफ माइनस खींच रहा था, माइनस बल लगा रहा था, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो माइनस इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएगा किधर, अपनी ओर, और प्लस क्यू किधर लगाएगा, विपरीत प्रकृति के ऊपर। और यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र किधर की ओर निकल के आया, नेट विद्युत क्षेत्र निकल के आया प्लस, प्लस प्लस किसका माना था, प्लस यहाँ पर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र माना था, याद रखो, प्लस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र माना था। तो ये क्या करेगा, इस बिंदु क्यू को ये अपनी ओर खींचेगा, यानी इसके ऊपर जो नेट विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो माइनस का ज़्यादा होगा। और ऑफकोर्स आप देख भी सकते हैं प्लस क्यू दूर है तो इसके कारण इस पर बल लगने वाला कम होगा, जबकि माइनस क्यू के कारण जो लगने वाला बल है वही मैन होगा। तो प्रभावशाली विद्युत क्षेत्र किसका होगा, माइनस क्यू का। शुरू से देखते चल रहे हो तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जा रहा होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ। ओके, अच्छा, मैं उल्टा क्यों नहीं मान सकता, मैं ये भी तो मान सकता था कि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो प्लस है, और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो माइनस है, तो कुछ नहीं होता। फिर अपन ये जो E1 है इसको आपने माइनस माना था, फिर आपको E2 माइनस मानते, E1 को प्लस मानते,
E1 E2 को माइनस मानते, फिर E2 को प्लस मानते, फिर ये जोड़ घटाना सेम चीज़ वही होती, लेकिन फ़र्क क्या आता, यहाँ पर अब पॉजिटिव आया है, अगर अपन उल्टा मान लेते तो यहाँ पर नेगेटिव आता। भाई 8 में से 2 घटाने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, 8 को नेगेटिव मान रहे हो, 2 को पॉजिटिव मान रहे हो, तो 2 में से 8 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, 6 आएगा, बराबर ही आएगा। लेकिन वो नेगेटिव क्या आ जाता है, सेम चीज़ यहाँ पर नेगेटिव आ जाता। तो नेगेटिव ये क्या शो कर रहा होता है उस समय, नेगेटिव ये शो कर रहा होता है कि नेगेटिव वाला विद्युत क्षेत्र प्रभावशाली होगा। तो उस समय अपन ने नेगेटिव किसको माना होता, नेगेटिव इसको माना होता। अब तो अपन पॉजिटिव मान के चल रहे हैं ना नेगेटिव वाले को, लेकिन पहले इसको नेगेटिव माना होता। तो नेगेटिव माना होता तो क्या बताते ये कि नेगेटिव वाला विद्युत क्षेत्र यानी माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र प्रभावशाली है। तो चाहे प्लस मान के चलो या माइनस मान के चलो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ दिशा को बताने का काम कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र कौन सा ज़्यादा प्रभावशाली है। तो अपन ने तो प्लस माना, उससे भी आंसर निकल के आ गया, है ना। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप मेरे से बोल दें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखते हैं, जो डाउट है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ जो है मैंने पूरी शिद्दत से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपकी समझ में आ ही गया होगा, है ना। इस टू को यहाँ पर लिखने की बजाय यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया k इंटू 2p/r3। अच्छा, k की वैल्यू वायु या निर्वात में बात करूँ तो k की जगह पर आप ये लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2p/r3। ये ई नेट विद्युत क्षेत्र निकल के आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नेट विद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति में निकल के आ गया ये, है ना। अब एक काम करना, निरक्षी स्थिति में आप खुद से निकालने की कोशिश करना, नहीं निकलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करा ही दूंगा। अक्सर 90% बच्चों से नहीं निकलता और आपने निकाल दिया, इसका मतलब नाउ यू ब्रिलियंट। ओके, टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, विद्युत द्रव पढ़ा। तो विद्युत द्रव में क्या पूछा जा सकता है, विद्युत द्रव की परिभाषा लिख देना, दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होंगे। अगर मात्रक पूछ लिया तो देख लेना, मीटर इंटू कूलम द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछेगा तो मीटर इंटू कूलम, क्योंकि P इक्वल टू होता क्या है 2a इंटू क्यू का हो गया कूलम, 2a दूरी का हो गया मीटर इंटू कूलम। ओके, ये द्विध्रुव आघूर्ण ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, पूछ सकता है अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जो भी मैंने प्रोसेस बताया उस तरीके से कर देना, बाकी अच्छी तरीके से लिखा हुआ आपको नोट्स में मिल जाएंगे और नोट्स आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।